राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए भारत का भूगोल डिस्कस करें और क्लास नंबर सेकंड रहेगी। आइए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में हमारे पास क्या है, देखिए पहला फैक्ट है हमारे पास, पालघाट दर्रा किस राज्य में है। तो देखिए पालघाट दर्रे की अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य तो केरला हो जाता है। केरला के अंदर आपको जो है वो पालघाट दर्रा देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। अगर इस पालघाट दर्रे के अदर फैक्ट्स की बात करें तो पालघाट दर्रे को जो है हम पलक्कड़ दर्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलक्कड़ दर्रा, राइट। ये भी इसको जो है वो हम बोल देते हैं। ठीक है, ये जो पालघाट दर्रा है ना साथियों, ये केरल और कर्नाटक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? केरल व कर्नाटक को जोड़ता है, राइट। सो ये 2 पॉइंट आप इसके बारे में याद रख लेंगे, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम केरल की बात करें तो केरल के अंदर जो है वो दो दर्रे हैं। एक दर्रा आपका कौन सा है? एक आपका पालघाट है, जो कि आपने देख लिया, ठीक है। कौन सा? एक आपका हो गया पालघाट, और दूसरा जो दर्रा है वो है सैनिकोटा दर्रा, ठीक है। कौन सा है? सैनिकोटा दर्रा, ठीक है। क्लियर। तो ये दो दर्रे जो हैं वो केरल के अंदर आते हैं, राइट, ठीक है। देखिए तो सैनिकोटा दर्रा के बारे में एक पॉइंट आप याद रखेंगे। सैनिकोटा जो दर्रा है ये साथियों एक रास्ता बनाता है। रास्ता कौन सा है? यहाँ से एक रास्ता जाता है। रास्ता कौन सा है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ से आप तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने वाला सड़क मार्ग इसी दर्रे से जाता है। इसी दर्रे से जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि सैनिकोटा दर्रा से क्या होता है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने वाला रास्ता है, और पालघाट से केरल व कर्नाटक को जोड़ने वाला रास्ता जाता है, ठीक है। और ये जो आपका सैनिकोटा दर्रा है, इसके बारे में एक और पॉइंट आप याद रखेंगे। एक और पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट ये कि पालनी पहाड़ी पर स्थित है। पालनी पहाड़ी पर स्थित, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप इसके बारे में याद रख लेंगे, राइट। आ जाइए नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है? उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण हमको बताना है, ठीक है। तो उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण जो है वो 4 भागों में है, ठीक है। 4 भागों में है। 4 भाग ये हैं कौन कौन से, उनको जरा देख लीजिए। देखिए पहला भाग होता है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश। फिर उसके जस्ट नीचे दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। फिर तीसरे नंबर पे आता है बांगर क्षेत्र, और चौथे नंबर पे आता है खादर क्षेत्र, ठीक है। क्लियर। तो भावर की बात करें तो भावर प्रदेश, तराई, बांगर, खादर ये है। इनमें से सिर्फ आपको दो पॉइंट, आप दो चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी ये क्रम इस प्रकार है ऐसे कि सबसे पहले आपका हिमालय है। हिमालय के नीचे आपका हिमालय की सबसे नीची जो परत है वो कौन सी है? शिवालिक है। शिवालिक के नीचे आपका उत्तर भारत का मैदान है। ये आपको पता है, उत्तर भारत का मैदान है इसके नीचे। और इस मैदान को जो है वो 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे ऊपर भावर, फिर तराई, फिर बांगर और फिर खादर, ठीक है। क्लियर है। इनके बारे में हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं। हम आगे आगे की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर। अभी फिलहाल के लिए इतना लिख लीजिए। देखिए ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे आपके साथ। हम आपके साथ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप अभी हाल ही में याद कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके हम चीज़ों को क्वेश्चन को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। भावर प्रदेश से क्वेश्चन बनाएंगे, तराई क्षेत्र से क्वेश्चन बनाएंगे, बांगर क्षेत्र से क्वेश्चन बनाएंगे, खादर क्षेत्र से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एकदम में सारी चीज़ें हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाएं, राइट। आ जाइए देखिए नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक पुरानी चट्टानें कौन सी हैं। तो सर्वाधिक पुरानी चट्टान जो है साथियों वो आर्किन क्रम की चट्टान है, ठीक है। हम आपको जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें बता देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें, राइट। प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें अगर हम बताएं तो उनका क्रम अगर हम डिस्कस करें कि प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों का क्रम किस प्रकार है, तो सबसे पहले आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं, आर्कियन। फिर दूसरे नंबर पे आपकी आती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान।
ठीक है। तीसरे नंबर पे आती हैं कोडप्पा क्रम की चट्टान। ठीक है। चौथे नंबर पे आती हैं आपकी विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान। पांचवें नंबर पे आती हैं आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है। छठवें नंबर पे आती हैं आपकी दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, राइट। तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें हैं और छह का इस प्रकार से क्रम है। सबसे पुरानी आर्किन, फिर उसके बाद उसके निक्षेपों से बनी धारबाड़, उसके निक्षेपों से बनी कोडप्पा, फिर उसके निक्षेपों से बनी विंध्यन क्रम, फिर गोंडवाना क्रम और फिर दक्कन ट्रैप। ठीक है। इस प्रकार से ये चट्टानों का क्रम है। तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। आर्किन क्रम की चट्टान जो है वो सबसे पुरानी चट्टान है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय पठारों की चट्टानों का क्रम क्या है। आर्कियन सबसे पहले, फिर धारबाड़, फिर कोडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, राइट। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करें। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत के किस क्षेत्र में जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपको कर्नाटक हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु हो गया। ठीक है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया। ठीक है। उड़ीसा के अलावा छोटा नागपुर का पठार, इट मीन्स हम झारखंड बोल सकते हैं, छोटा नागपुर पठार हो गया, राइट। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग हो गया, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है। तो इन हिस्सों में जो है वो आपको आर्कियन क्रम की चट्टान जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। सो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का भारत में क्षेत्र है। तो सीधे सीधे इनसे प्रश्न आते हैं कि ऑप्शन में लिखा होता है कई बार कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उनमें से आपको ऑप्शन चूज करना होता है कि आर्कियन क्रम की चट्टान भारत के किस क्षेत्र में है। तो इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा फैक्ट याद होना चाहिए कि भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानें किन क्षेत्रों में जो है देखने के लिए मिल जाती हैं, राइट। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। आर्किन क्रम की चट्टानों के अपर्दन से निर्मित चट्टानें कौन सी हैं। अभी आपको बताया था, क्रम बताया था आपकी अभी आपको। आर्कियन, आर्किन के बराबर बाद धारबाड़, धारबाड़ के बाद आपको कोडप्पा, फिर विंध्यन बताया था। विंध्यन के बाद आपको बताया था क्या, आपको बताया था गोंडवाना, राइट। और गोंडवाना के बाद बताया था आपको दक्कन ट्रैप। यही कुछ छह चट्टानें बताई थी। क्या बताया था, आर्कियन के निक्षेप से क्या बनेगी, धारबाड़, धारबाड़ के निक्षेप से क्या बनेगी, कोडप्पा, कोडप्पा के निक्षेप से विंध्यन, और इसके अलावा गोंडवाना और दक्कन ट्रैप अलग तरीके से बनती हैं। ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेप से कौन सी बनी है, धारबाड़ क्रम की चट्टान जो है वो बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट क्या है कि धारबाड़ क्रम की चट्टान का जन्म भारत के किस क्षेत्र में माना जाता है। तो देखिए धारबाड़ क्रम की चट्टान का जो जन्म है साथियों वो भारत में कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, वहां से माना जाता है। तो लिख सकते हैं आप कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। ठीक है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले से इसका जन्म माना जाता है और इसी जिले के नाम पे इस चट्टान का नाम रखा गया है धारवाड़ क्रम की चट्टान, राइट। चलिए तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम कंसीडर करते हैं। अगला फैक्ट क्या है हमारा, अगला फैक्ट है कि सोना किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है। तो सोना देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर। तो ये बात आप याद रखेंगे, राइट, कि इसमें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंदर जो है वो सोना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कर्नाटक में इसके जो है वो माइंस भी हैं, राइट। तो आ जाइए अगला देखिए। चला अगले पे चले हम। तो अगला क्या है हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि भवन निर्माण सामग्री किस प्रकार की चट्टानों से मिलती है। तो भवन निर्माण सामग्री जो है साथियों वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाती है विंध्यन क्रम की चट्टान। हालांकि इसका एमपी और यूपी वाले क्षेत्र में जो है वो ये सबसे ज़्यादा विस्तारित है विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है। क्लियर, आगे आपको समझ में। चलिए सो अगला देखते हैं। देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानों में एक और चीज़ बताएं कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में हीरा भी मिलता है। क्या मिलता है, हीरा भी
मिलता है, और हीरा जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों की नसों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये दो फैक्ट आप इसके बारे में याद रख लेंगे। राइट, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट फैक्ट हमारा ये रहा। हीरा निम्न में से किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? जस्ट अभी बताया है कि विंध्यन क्रम की चट्टान के अंदर हीरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। राइट, आ जाइए नेक्स्ट अगला फैक्ट। भारत का 98% कोयला किस प्रकार की चट्टान से उत्पादित होता है? तो देखिए, भारत में कोयला जो है सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलता है। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार में जो है वो सबसे ज़्यादा कोयला आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% भारत का कोयला जो है वो उत्पादित होता है। देखिए, भारत में 98% कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से उत्पादित होता है, लेकिन आपको पता है कि कोयला चार प्रकार का होता है। एक एंथ्रेसाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक पीट होता है। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो कोयला हमको मिलता है वो हमको मिलता है बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस कोयला मिलता है। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, एंथ्रेसाइट की अगर हम बात करें कि भारत में एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ मिलता है, एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ मिलता है, तो भारत में एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है कारगिल के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलता है? कारगिल के अंदर, जो कि टोटल कितना है, 2% है। राइट, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? जस्ट अभी बता चुके हैं, बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है। ठीक है, किस टाइप का कोयला मिलता है? बिटुमिनस टाइप का कोयला हमको मिलता है। ठीक है, और ये क्रम भी है, तो ये क्रम आप याद रखेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट क्वालिटी का कोयला, फर्स्ट क्वालिटी का कोयला। ठीक है, ये सेकेंड क्वालिटी हो जाएगी, ये थर्ड क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है वो सबसे घटिया कोयला होता है। तो ये प्रश्न आए अगर आपके पास कि सबसे घटिया कोयला कौन सा, तो सबसे घटिया कोयला होता है पीट। राइट, सेकेंड क्वालिटी का बिटुमिनस, जो कि गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाया जाता है। एंथ्रेसाइड भारत में आपको बताया था, एंथ्रेसाइड कहाँ मिलता है? एंथ्रेसाइड जो है आपको मिलता है कारगिल के अंदर, ये बताया आपको। ठीक है, और हम वैसे ज़्यादातर एंथ्रेसाइड कोयला जो है वो इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास उतना कोयला हमारी ज़रूरत के हिसाब से एंथ्रेसाइड कोयला हमारे पास मौजूद नहीं है। हम एंथ्रेसाइड कोयला जो है ज़्यादातर चीन से इंपोर्ट करते हैं। राइट, तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है हमारा। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का अधिकांश हिस्सा किस राज्य में है? तो देखिए, दक्कन ट्रैप का जो अधिकांश हिस्सा है साथियों, ये देखने के लिए मिलता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप के बारे में कुछ और पॉइंट याद रखें तो लिख लीजिए। इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। राइट, ठीक है। इसके अलावा इस पे बात करें तो इसमें चूंकि ये दरारी उद्भेदन से हुआ है, इस कारण इसमें जो है वो काली मिट्टी का भाग अधिक है। ठीक है, काली मिट्टी जो है वो अधिक मात्रा में मिलती है आपको किसके? दक्कन ट्रैप के अंदर। राइट, क्लियर है। सो ये दक्कन ट्रैप का फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। अगला फैक्ट हमारा देखिए। अगला फैक्ट क्या है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार पूर्व में किस महाद्वीप का हिस्सा था? देखिए, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि ऐसा ट्राइंगल शेप में बना हुआ है। ठीक है, ये जो भारत का पठारी हिस्सा है, ठीक है, ये जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, ये साथियों ये जो है वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है। उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है, और इस साइड आपको पता है एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, भारत कभी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, अफ्रीका महाद्वीप से कटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, और प्रेजेंट में जहां आप देख रहे हैं वहां भारत आ चुका है। तो हमको यही बताना था कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार पूर्व में किस महाद्वीप का हिस्सा था, तो भारत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का हिस्सा था। ठीक है,
क्लियर है। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले फैक्ट पे चलें। देखिए अगला फैक्ट ये रहा। अगला फैक्ट क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, राइट। क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। ठीक है, तो बच्चे ये ध्यान रखिए, यहाँ किलोमीटर लिखा है या मीटर लिखा है, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो अगले फैक्ट पे अगर हम चले तो अगले फैक्ट की बात करें तो देखिए अगला फैक्ट क्या है। अगला फैक्ट ये रहा कि सतपुड़ा के उत्तर व दक्षिण में किन नदियों की भ्रंश घाटी है। देखिए ये सतपुड़ा पर्वत मान लीजिए। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है तापी। ठीक है, और बीच में सतपुड़ा रेंज जो है वो सरवाइव करती है, राइट। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत आपको पता ही ये सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत क्या है, एक भ्रंश पर्वत है। कैसा है, भ्रंश पर्वत बोल दीजिए या भ्रंशोत पर्वत बोल दीजिए। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत है। और भ्रंशोत पर्वत क्या होता है, आपको पता है कि भ्रंशोत पर्वत में दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन में क्या होता है कि साइड के किनारे धंस जाएंगे, जिस कारण ऊपर का किनार जो है ये उठ जाएगा और ये हिस्से धंस जाएंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन होती है कि बीच का हिस्सा धंस जाएगा, अगल बगल के हिस्से जो हैं वो उठ जाएंगे। ठीक है, तो जिस कारण ये अगल बगल जो है वो पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, बीच का हिस्सा नीचे धंस जाएगा। सो दो कंडीशन होती है, लेकिन सतपुड़ा पर्वत के कंडीशन में ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन अप्लाई होती है कि बीच वाला हिस्सा, अगल बगल के हिस्से दब गए हैं, ऊपर का हिस्सा उठ गया है, जिस कारण ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में नर्मदा नदी बहती है। अगर इसको हम नॉर्थ माने, इसको साउथ माने, तो ये हिस्से में नर्मदा बहती है, इस हिस्से में जो है वो तापी नदी बहती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सतपुड़ा के उत्तर व दक्षिण में किन नदियों की भ्रंश घाटी, नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी है। अगर ये पूछा जाए कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी की भ्रंश घाटी है, तो फिर नर्मदा की है, और दक्षिण में किस नदी की भ्रंश घाटी है, तो वो है तापी की, राइट। क्लियर है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले फैक्ट पर चलें। देखिए अगला फैक्ट पढ़िए। अगला फैक्ट क्या है कि मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, राइट। क्या है क्वेश्चन कि मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, राइट। तो बताइए कितनी होगी। तो मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 250 मीटर है। कितनी है, 250 से 300 मीटर आप बोल सकते हैं, वैसे 250 मीटर है, राइट। मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 250 मीटर है। क्लियर। ये आप फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जहाँ आपको जो है वो ऑप्शंस की ज़रूरत है, हम ऑप्शन दे रहे हैं। जहाँ ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, जहाँ सीधा सीधा आपको याद होना ही चाहिए, वहाँ आपको हम सीधा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑप्शंस आपको नहीं दे रहे हैं, राइट। मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 250 मीटर हो गई। अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए। अगला फैक्ट है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों में है, राइट। सो छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो मेनली दो उसमें है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चलिए देखिए क्या बताना था हमको कि छोटा नागपुर का पठार का विस्तार किन राज्यों में है। तो देखिए छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है साथियों, वो है आपका पश्चिम बंगाल व झारखंड में। ठीक है, पश्चिम बंगाल व झारखंड के अंदर जो है वो क्या है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। क्लियर है। चलिए अगला देखें, अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि छोटा नागपुर पठार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार में प्रवाहित होने वाली सिर्फ दो ही नदियां हैं। एक हो जाती है आपकी दामोदर, और एक हो जाती है आपकी स्वर्ण रेखा, राइट, स्वर्ण रेखा। ठीक है, दामोदर और स्वर्ण रेखा दो नदियां हैं जो छोटा नागपुर पठार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आइए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं।
अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि छोटा नागपुर पठार को किस उपनाम से जानते हैं? तो ये उपनाम तो आपको पता होगा कि छोटा नागपुर पठार को हम खनिज आश्चर्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज आश्चर्य के नाम से जो है वो छोटा नागपुर की पठार को जाना जाता है। राइट, ठीक है, क्लियर है। वैसे इसको भारत का खनिज आश्चर्य भी बोल देते हैं, भारत का खनिज आश्चर्य भी जो है वो छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है। आइए नेक्स्ट फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी? देखिए, भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियों की संख्या केवल 3 है। ठीक है, कितनी है संख्या? संख्या जो है वो 3 है। कौन कौन सी है? चलिए वो देख लेते हैं। देखिए, एक तो आपको पता है कि नर्मदा है, ठीक है, जो कि सतपुड़ा की भ्रंश घाटी, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? तापी या ताप्ती हो जाएगी, जो कि सतपुड़ा के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। फिर एक हो जाएगी आपकी दामोदर। ठीक है, दामोदर तो आपको पता है कहाँ है? छोटा नागपुर पठार पर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्लियर। और दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांटती है। लिखिए, छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांट देती है। राइट, ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट अगला फैक्ट देखते हैं। देखिए, अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये तो आपको पता हो, गारो खासी जयंतिया ये जो पहाड़ियाँ हैं ये किस स्टेट में, ये आपको पता होगा, ये है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, कहाँ पर आती हैं ये आती हैं मेघालय में। और मेघालय की आपको राजधानी तो पता ही है। मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय की राजधानी है आपकी शिलांग। ये तो आपको पता है मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग है। ठीक है, क्लियर है, मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग है। क्लियर। चलिए अगला देखें क्या, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम है। कौन सा है? मासिन राम। ठीक है, ये मासिन राम आता कहाँ है? ये किस स्टेट के अंदर आता है? तो ये आता है मेघालय के अंदर। ठीक है, मासिन राम जो है वो यहीं पास में चेरापूंजी भी है। तो पहले जो है वो चेरापूंजी भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में जो है वो मासिन राम हो गया है। ठीक है, क्लियर। अगले फैक्ट पे चलें। देखिए अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट क्या है? दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में है? तो दंडकारण्य पठार नाम से आपको पता चल रहा होगा, दंडकारण्य पठार का जो हिस्सा है वो किस राज्य में है? तो दंडकारण्य पठार का जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ व आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़, आप बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है वो इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, दंडकारण्य पठार का जो हिस्सा है साथियों ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर आपको दंडीकारण पठार का विस्तार देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपल सा एक फैक्ट यहाँ पे लिखेंगे। फैक्ट कौन सा लिखेंगे वो आपको याद रखना है कि दक्कन ट्रैप का पूर्व की ओर विस्तार दंडकारण्य पठार कहलाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि दंडकारण्य पठार, इसके हिस्से की बात करें तो इसका हिस्सा है बस्तर का पठार। ठीक है, बस्तर का पठार। राइट, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, याद रख लीजिए आप इनको। क्लियर है। चलिए सो अगला फैक्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है कि सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन बलित पर्वत तो अरावली है, लेकिन वर्तमान में ये जो है वो अवशिष्ट पर्वत बनकर रह गया है। ठीक है, प्रेजेंट में कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, क्लियर। सबसे प्राचीन पर्वत आपको समझ में आ गया। अरावली के बारे में बात करें तो इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है? प्रेजेंट में लेंथ है टोटल 800 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है इसकी लेंथ? इसकी लेंथ है टोटल 800 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक है वो भी देख लीजिए। ये आपका पड़ता है, ये स्टार्ट होता है इसका गुजरात से। गुजरात में एक जगह पड़ती है पालनपुर। ठीक है, ये पालनपुर से लेकर दिल्ली तक आता है, गुजरात से दिल्ली। ठीक है, और गुजरात में पालनपुर पड़ता है और दिल्ली में पड़ता है मजनू का टीला।
मजनू का टीला। ठीक है, यहाँ तक जो है वो अरावली पर्वत का विस्तार देखा जाता है। राइट, क्लियर है। चलिए तो अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए, भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आपको बताया कौन सा है, अरावली पर्वत। कौन सा है, अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्या है कि अरावली पर्वत का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है। तो सर्वाधिक ऊंचे शिखर की बात करें तो फिर है वो गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसका सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी अगर हाइट की बात करें गुरु शिखर की, तो हाइट आप देख लीजिए, इसकी हाइट है 1722 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है। और ये गुरु शिखर पड़ता कहाँ है, गुरु शिखर पड़ता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में जो है वो गुरु शिखर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, क्लियर है। चलिए अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ बताया था, यहाँ देखिए कितनी है लंबाई, 800 किलोमीटर। राइट, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कितनी लंबाई होगी, 800 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। चलिए अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। कहाँ स्थित है, माउंट आबू में जो है वो स्थित है। राइट, क्लियर है, ये आपको पता चल गया। चलें अगले फैक्ट पे चलते हैं। छोटे छोटे से फैक्ट हैं, सीधे सीधे याद होने चाहिए और एग्जाम में भी सीधे सीधे ही पूछे जाते हैं। और आपसे एक उम्मीद है, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। राइट, सो अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने राज्यों में है। ठीक है, क्लियर है, यही है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं और विस्तार देखते हैं। पश्चिम में सबसे पहले जो सतपुड़ा पर्वत है वो आपको गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, गुजरात के बाद ये आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा एमपी में। और उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूपी में भी चला जाता है, सतपुड़ा पर्वत का। मेनली यूपी में ज़्यादा नहीं जाता है, एमपी में सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्लियर, इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो एमपी और गुजरात के अंदर देखने के लिए, महाराष्ट्र में भी काफ़ी हिस्सा है इसका। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों में हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगेन आप रिपीट करेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने राज्यों में है, 4। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राइट, ठीक है, इसके अलावा ये तो आपको बता ही चुके हैं कि सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है, एक भ्रंशोत पर्वत है। कैसा पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, जैसे हम ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लॉक माउंटेन। राइट, क्या बोल देते हैं, ब्लॉक माउंटेन जो है वो बोल देते हैं। राइट, चलिए सो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, जस्ट अभी लिख दिया हमने, भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, क्लियर, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। बाकी ये तो पता ही है कि बलित पर्वत का एग्जाम्पल भारत में कौन सा है, भारत में आपका हिमालय है। अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल भारत में क्या है, अरावली है। ठीक है, भ्रंशोत का कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा। और ज्वालामुखी का भारत में एग्जाम्पल नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लियर। चलिए सो अगले फैक्ट को देखें। अगला फैक्ट देख लीजिए, अगला फैक्ट क्या है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी धूपगढ़। ठीक है, कौन सी है, धूपगढ़। राइट, अगर इसकी हाइट की बात करें, अगर हम धूपगढ़ की हाइट की बात करें, धूपगढ़ की हाइट है 1350 मीटर। राइट, कितनी है, 1350 मीटर। चलिए, सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर किन किन नामों से विस्तृत है। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जब आप सतपुड़ा पर्वत पर जाएंगे तो इसको जो है वो इसकी 3 श्रेणियां देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले आपको राजपीपला मिलेगी। ठीक है, राजपीपला, राजपीपला के आगे महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। ठीक है,
महादेव पर्वत के आगे देखने के लिए मिलेगा आपको मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो ये सतपुड़ा पर्वत का पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर विस्तार है। ठीक है, इसकी 3 श्रेणियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, राजपीपला, महादेव और मैकाल। ठीक है, क्लियर। ये डन हो गया आपका। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। क्लियर है। देखिए आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट में आपको यकीन मानिए मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कंटेंट। ठीक है, क्लियर है। और हमने फिर से अगेन बताएं कि ऑप्शंस आपको इसलिए नहीं दिए ताकि आपको आपकी थ्योरी अच्छी हो जाए, आपके फैक्चुअल जो डेटा है वो आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए, आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 4 ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। जहाँ ऑप्शंस होने चाहिए, अगर ऑप्शंस ना होने की कंडीशन में कंफ्यूजन हो सकता है तो वहाँ हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, सारी जगह ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। क्लियर है। और उम्मीद है आपको डेटा अच्छा लग रहा होगा। डेटा अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक से जरूर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। और अगर इसकी हाइट की बात करें साथियों अमरकंटक की, ठीक है, अमरकंटक की जो हाइट है वो 1127 मीटर है। कितनी? 1127 मीटर है। ठीक है, क्लियर। और अमरकंटक की बात करें, अमरकंटक के बारे में तो लिख ली, यहाँ फैक्ट लिख सकते हैं, अमरकंटक सतपुड़ा श्रेणी की, सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। राइट, ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अमरकंटक से 2 नदियां भी निकलती हैं, उनका उद्गम देख लीजिए, कौन कौन सी नदियां हैं उनका उद्गम देखिए। यहाँ से एक नदी और 2 नदी। ठीक है, दूसरी, पहली नदी है नर्मदा। ठीक है, दूसरी नदी है सोन। राइट, तो अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा हो गई और सोन हो गई। राइट, क्लियर है। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट है कि मैकाल पहाड़ी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा रेखा बनाती है। तो देखिए मैकाल श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा रेखा बनाती है। एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में जो है वो सीमा रेखा बनाती है। राइट, क्लियर। सो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर अगले फैक्ट पे चलें क्या। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट ये रहा, पश्चिमी घाट पर्वत को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत को जो है वो एक अन्य नाम है, उसका नाम है वो सह्याद्री। ठीक है, क्या नाम है उसको? सह्याद्री हम बोला करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत को। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत की एलोकेशन देख लीजिए कहाँ है। देखिए ये जो हिस्सा है ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट का जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, पूर्वी घाट का भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। वो भी हम आगे अगर क्वेश्चन होता है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हम पश्चिमी घाट पर्वत की यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ देखें तो टोटल जो लेंथ है साथियों वो लेंथ है आपकी 1600 किलोमीटर। तो ये आप याद रख लेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत की जो लेंथ है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले फैक्ट पे चले। अगला फैक्ट देखिए, ये आ गया, पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई लंबाई और विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो लंबाई है वो कितनी है, पश्चिमी घाट पर्वत की जो लंबाई है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर, ये आपको बता चुके हैं। विस्तार की बात करें तो विस्तार आपका जो है वो महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से कहाँ तक है, केरला तक है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, यहाँ तक जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाएगा। राइट, क्लियर। चलिए ये आपको देखो यहाँ से ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, यह भी आपको पता है, ये यहाँ से ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ आपका ये केरला हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये पूर्वी घाट है, यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक से मिलेंगे तो यहाँ बनेगी पर्वतीय गांठ। क्या बनेगी? पर्वतीय गांठ बनेगी। ठीक है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ आकर मिल जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट, ये दोनों आकर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तमिलनाडु है, तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तट तक जो है वो आपको कौन सा घाट मिलेगा, पूर्वी घाट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर।
चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन देखिए, गिर पहाड़ी किस राज्य में है? तो गिर पहाड़ी जो है वो गुजरात के अंदर आती है। ठीक है, गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है? सौराष्ट्र पड़ता है। तो सौराष्ट्र के अंदर आपको गिर पहाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर वैसे तीन चार पहाड़ियाँ हैं। एक तो आपकी गिर हो गई, एक हो जाएगी आपकी मांडवी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? मांडवी हो जाएगी। और तीसरी पहाड़ी की अगर हम बात करें तो फिर वो हो जाएगी बारदा पहाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से गुजरात सौराष्ट्र के अंदर तीन पहाड़ियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक आपकी गिर हो गई, एक मांडवी हो गई, एक बारदा हो गई। राइट, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कलसुबाई। कलसुबाई चोटी किस राज्य में है? तो कलसुबाई चोटी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, कहाँ है कलसुबाई चोटी? कलसुबाई चोटी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखें तो कलसुबाई है, कलसुबाई हो गई। ठीक है, कलसुबाई के अलावा आप देखेंगे तो अ, महाबलेश्वर हो गई। कौन सी हो गई? महाबलेश्वर हो गई। ये दो चोटियां जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये दोनों की दोनों चोटियां जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत पर है, ये आप याद रखेंगे। जितनी भी चोटियां पहाड़ियां जो भी हैं महाराष्ट्र से केरला तक, वो सभी पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा हैं। कलसुबाई और महाबलेश्वर चोटी भी जो है वो किसका हिस्सा होंगी? ये भी जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा होंगी। तो महाराष्ट्र के अंदर कलसुबाई और महाबलेश्वर जैसी चोटियां देखने के लिए मिल जाएंगी। राइट, क्लियर है। अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले कलसुबाई है। कलसुबाई के नीचे जो है वो महाबलेश्वर चोटी है, मतलब दक्षिण में। तो यहाँ एक फैक्ट आप याद रखेंगे, कलसुबाई चोटी, ये प्रश्न भी आ जाता है, इसलिए कलसुबाई चोटी के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी है। राइट, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट जो है वो आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो महाबलेश्वर चोटी है एक नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से उद्गम होता है कृष्णा नदी का। किसका उद्गम होता है? कृष्णा नदी का यहाँ पर जो है वो उद्गम होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखें क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलेश्वर चोटी किस स्टेट में है? ये हम बता चुके हैं। महाबलेश्वर चोटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, ये आपको बताया जा चुका है। क्लियर है, तो ये दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। अगला देखिए, ये भी आपको यहाँ पे बताया कि ये उद्गम स्थल किसका है? उद्गम है कृष्णा नदी का। किसका उद्गम स्थल है? ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखें क्या। अगला क्या है, महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकलती है? जस्ट अभी बताया, कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? तो कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ ये दोनों की दोनों मिलती हैं कर्नाटक के अंदर। कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? कर्नाटक में देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। कौन कौन सी? कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम बात करें कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी एक नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मगिरी ये यहाँ से उद्गम होता है एक नदी का। उद्गम कौन सा होता है? दक्षिणी गंगा का। ठीक है, दक्षिण में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा गोदावरी को दिया जाता है। गोदावरी के बाद कावेरी को दिया जाता है। तो यहाँ ब्रह्मगिरी से जो है वो कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी यहाँ से जो है वो निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से फैक्ट है वो साथ ही साथ अपनी नोटबुक के अंदर उनको मेंशन करते चलिए। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, ब्रह्मगिरी चोटी से कौन सी नदी किस नदी का उद्गम स्थल है? ये भी बता दिया है आपको, कावेरी का उद्गम स्थल है। किसका उद्गम स्थल है? कावेरी का उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट पे चलें क्या। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? राइट, ठीक है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो अनाई मुडी है। कौन सा है? अनाई मुडी। ठीक है, अनाई मुडी। राइट, अगर हम अनाई मुडी की हाइट की बात करें साथियों की, इसकी हाइट कितनी है? तो अनाई मुडी की जो हाइट है वो है आपकी 2695। कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है, इसकी अगर अनाई मुडी के एलोकेशन की बात करें कि इसकी एलोकेशन क्या है, तो एलोकेशन है इसकी पालनी पहाड़ी। पालनी
पहाड़ी, पालनी पहाड़ी पर अनाईमुडी चोटी है। अनाईमुडी जो चोटी है वो उसकी हाइट जो है वो 2695 है और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर इसकी बात करें अगर हम, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर अगर हम इसकी बात करें तो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेटा। डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा की अगर हम हाइट की बात करें साथियों तो इसकी जो हाइट है वो है 2670 मीटर, ठीक है। क्लियर। और अगर इसकी एलोकेशन की बात करेंगे दोदा बेटा कहाँ है, तो दोदा बेटा है आपका नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। किस पर है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। क्लियर। सो ये क्लियर हो गया। अगला देखिए, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेटा। कौन सा है? डोडा बेटा, ठीक है। क्लियर। इसकी हाइट तो हम बात बता ही चुके हैं कितनी है, 2670 मीटर, राइट। एलोकेशन भी बताइए आपको, नीलगिरी पहाड़ी। इसके अलावा दोदा बेटा के बारे में एक चीज़ क्या बताई थी, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर, राइट। ये आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। दोदा बेटा क्या है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पहला सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। वो कहाँ है? पालनी पहाड़ी पर। ये कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। क्लियर। ये सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करिए, अच्छे से पढ़िए इनको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक से जरूर करते चलिएगा, राइट। आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, राइट। तो देखिए, भारत की सबसे जो दक्षिणतम पहाड़ी है ना साथियों, ये है आपकी पालनी पहाड़ी, राइट। कौन सी है? पालनी पहाड़ी जो है वो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है। कौन सी पहाड़ी बताई हमने आपको? पालनी पहाड़ी, राइट। चलिए, सॉरी, पाली नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कार्डमम। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, गलत बता दिया। इलायची पहाड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है वो इलायची पहाड़ी है। जस्ट 1 मिनट, गलत लिख गया था, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इलायची पहाड़ी है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, ठीक है। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये कहाँ है? केरला में है, ठीक है। दो चीज़ याद रखना है आपको, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है आपकी साइलेंट वैली, ठीक है, और एक है आपकी कौन सी? एक है आपकी सिलिकॉन वैली, ठीक है। दो हैं आपके भारत के अंदर, साइलेंट वैली और सिलिकॉन वैली। दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि जो साइलेंट वैली है ये है आपकी केरला के अंदर, और सिलिकॉन वैली है ये है आपकी कर्नाटका के अंदर, ठीक है। कर्नाटका में कौन सी है? ये बेंगलुरु को बोलते हैं हम, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली जो है वो बोल देते हैं, राइट। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं हम। पूर्वी घाट की बताएं तो एलोकेशन क्या है इसकी? ये एलोकेशन है, यहाँ से ये तमिलनाडु है, ये आपका क्या है? ओडिशा है। तो पूर्वी घाट की जो एलोकेशन है वो तमिलनाडु से ओडिशा तक है, ठीक है। याद रखेंगे इसके बारे में कि ये एक टूटी फूटी श्रृंखला है, टूटी फूटी श्रृंखला है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो क्या हो चुका है, इसको काट दिया है नदियों ने, क्या किया है? इसको काट दिया है। कारण, टूटी फूटी होने का कारण क्या है? नदियों ने काट दिया, ठीक है। क्या कर दिया? नदियों ने इसको जो है वो काट दिया है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य में नाम, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें साथियों,
किसकी बात करें, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर इसको जो है वो नल्ला मलाई, बालीकोंडा और पालकोंडा, ये इन नामों से जो बुलाया जाता है इसको, किस नाम से, नल्ला मलाई हो गया, इसके अलावा बेलीकोंडा हो गया, वेली कोंडा हो गया, और पालकोंडा हो गया। ठीक है, बेलीकोंडा हो गया, पालकोंडा हो गया। राइट। इसके अलावा जैसे कि हम थोड़ा सा नीचे आए तो फिर आपको तेलंगाना मिलेगा। राइट, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो तेलंगाना की अगर यहाँ लिख देते हैं, तेलंगाना के अंदर जो है इसको शेषाचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषांचल। ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में अगर हम आ जाएं, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इसको जो है वो सेवाराय पहाड़ी, सेवाराय पहाड़ी हो गया, जावादी पहाड़ी हो गया। ठीक है। इसके अलावा पंचमलाई पहाड़ी हो गया, पंच मलाई पहाड़ी हो गया। इसके अलावा सिरुमलाई पहाड़ी हो गया, सिरुमलाई पहाड़ी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे इसको अलग अलग नामों से जाना तो डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न आता है। एमपी के अंदर तो इसको तमिलनाडु की पहाड़ियों को लेकर कई बार प्रश्न आ चुका है। जैसे कई बार, एक बार एमपी पुलिस में पूछा गया था सेवाराय पहाड़ी किस स्टेट के अंदर है, तो सीधा आंसर होता है तमिलनाडु के अंदर है। जावादी पहाड़ी किस स्टेट के अंदर है, तो तमिलनाडु के अंदर है। सिरुमलाई पहाड़ी किस स्टेट के अंदर है, तो तमिलनाडु के अंदर है। पंचमलाई पहाड़ी किस स्टेट के अंदर है, तो तमिलनाडु के अंदर है। राइट। तो ये चीज़ें आप याद रख पाएंगे। क्लियर है, ये पूर्वी घाट के बारे में छोटी सी जानकारी थी, ये आपको याद रखना है। राइट। अगला देख लीजिए, पश्चिमी घाट मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके विस्तार को, देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार उसी के साथ हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत के साथ स्टार्ट होगा। तो इसका स्टार्ट होता है गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। ठीक है, तमिलनाडु तक। ठीक है, गुजरात से तमिलनाडु तक पश्चिमी तटीय मैदान का जो है वो विस्तार हो गया। राइट। ठीक है, क्लियर। ज़्यादा हिस्सा याद नहीं रखना है, छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको याद रखना है। जिससे में एक तट पड़ता है मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट जो कि पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। तो मालाबार तट जो है ये पड़ता है केरला के अंदर। ठीक है, कहाँ पड़ता है, केरला के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कोंकण तट की, कोंकण तट ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। क्लियर। ठीक है, तीन ही पॉइंट आप याद रखिए पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। ज़्यादा फालतू की चीज़ें कुछ याद करना नहीं है, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी ही चीज़ें आप पढ़ते चलिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे हम उतनी ही चीज़ें आपको बताते जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। क्लियर, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर रहें, आप कन्फ्यूजन में ना जाएं और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर बने रहें। राइट, अगले चलें, आगे चलें, नेक्स्ट पे देखिए पूर्वी तटीय मैदान की बात कर लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की अगर हम विस्तार की बात करें तो आपको पता है ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ये आपका उड़ीसा है ना। तो ये जो है वो हुगली नदी से स्टार्ट होता है इसका, ये हुगली नदी से पश्चिमी तटीय मैदान स्टार्ट होता है, और हुगली इस नदी से लेकर कहाँ तक आता है, ये तमिलनाडु तक आता है। कहाँ तक आता है, तमिलनाडु तक आता है। और आपको पता है ये इधर से पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आता है, इधर से पूर्वी घाट आता है, ये दोनों आपस में यहाँ आकर मिल जाते हैं। राइट, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही इसमें भी तट हैं, जैसे एक तट है उत्कल तट, उत्कल तट, उत्कल तट ये कौन सा तट है, ये उड़ीसा का तट है, उड़ीसा में है। इसके अलावा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहाँ है, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। ठीक है, जो तमिलनाडु का जो तट है ना वो कोरोमंडल तट कहलाता है, जो उत्कल तट है वो उड़ीसा का तट कहलाता है। राइट, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एक और तट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। उत्तरी सरकार, ठीक है, ये आता तो वैसे आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, वैसे नहीं तो फिर एक और आ जाता है कि महानदी, महानदी व कृष्णा नदी के मध्य का तट। ठीक है, उसको हम उत्तरी सरकार बोल देते हैं। राइट, क्लियर है।
ये समझ में आ गया। अगले फैक्ट पे चलें। अगला देखिए, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तो कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। ये अभी बता चुके हैं, तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अगला देखिए, गंगा किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती है? देखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री है, गंगोत्री है। और कहाँ तक जाती है? ये कलकत्ता आई, कलकत्ता आ गई। ठीक है, कलकत्ता में एक हिस्सा यहाँ से कट गया, जिसे हमने क्या बोला? भागीरथी बोला। एक हिस्सा यहाँ से कहाँ चला गया? ये आ गया। ये कहाँ चला गया? ये बांग्लादेश चला गया। ठीक है, ये बांग्लादेश में इसका नाम बदल गया, बांग्लादेश में इसका नाम हो गया पद्मा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो गंगा नदी आ गई, और इसकी जो लेंथ है टोटल, कितनी लेंथ चल के आ गई? ये लेंथ चल के आ गई 25-25 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, ऊपर से हिमालय से निकलने वाली नदियां ऐसे आ रही हैं, इसमें आ रही हैं ऐसे हिमालय से चलने वाली। नीचे से प्रायद्वीपीय पठार से चलने वाली नदियां भी इस प्रकार से इसमें आ रही हैं। ठीक है, आ रही नहीं आ रही? ठीक है, ये यमुना हो गई आपकी, आ रही है। अब इन नदियों में भी दूसरी नदियां ऐड जुड़ती जा रही हैं। ठीक है, ऐसे करके जुड़ रही हैं। तो देखो, ये किस प्रकार का प्रतिरूप बन रहा है? ये वृक्षाकार प्रतिरूप बन रहा है। कैसा बन रहा है? वृक्षाकार। ठीक है, तो गंगा नदी किस प्रकार का प्रतिरूप बना रही है? बना रही है वृक्षाकार प्रतिरूप जो है वो बना रही है। ठीक है, क्लियर? आगे आपको समझ में? राइट। नेक्स्ट देखिए, सिंधु का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर है। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसका जो है वो उद्गम स्थल है, जो कि पड़ता है मानसरोवर में, मानसरोवर झील। ठीक है, तिब्बत। राइट, पता चल गया। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों, वो है आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील। राइट, क्लियर है? चलिए, सिंधु नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, जरा बताइए। सिंधु नदी की लंबाई है, टोटल लेंथ की बात करें अगर हम, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ इसकी 2880 किलोमीटर, मतलब गंगा से भी ज़्यादा। लेकिन भारत की बात करें, भारत के अंदर बात करें, तो भारत के अंदर इसकी जो लेंथ है, भारत के अंदर जो लेंथ है इसकी वो है 1114 किलोमीटर, मतलब 1114 किलोमीटर भारत के अंदर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अगले फैक्ट पे चलें। अगला फैक्ट देखिए, अगला क्या है कि सिंधु नदी को उसके बाएं तट पर आकर जल देने वाली नदियां कौन सी हैं, उनको देख लीजिए। देखिए, बाएं तट पर आकर जल देने वाली नदियां कौन कौन सी हैं सिंधु नदी में? तो एक तो आपकी झेलम हो गई। ठीक है, झेलम के फिर अलावा, इसके अलावा चिनाब हो गई। जस्ट 1 मिनट।